वेलकम डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ मंटेस्क्यू। मंटेस्क्यू एक फ्रेंच फिलोसोफर्स थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि प्रैक्टिकल है इन मॉडर्न वर्ल्ड, स्पेशली इन यूएसए और काफ़ी सारी कंट्रीज, स्पेशली इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में इनके जो थ्योरीज हैं वो हमें नज़र आती हैं। अब इसके पीछे इनका क्या रीज़न था, क्यों इन्होंने दी, किस तरीके से वर्क करना चाहिए, और सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंस क्यों होना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। और मोंटेस्क्यू का ये जो दो थ्योरीज हैं, सेपरेशन पावर एंड चेक्स एंड बैलेंस, ये सीएसएस में और पीएमएस में काफ़ी टाइम आ चुका है, और एक्सपेक्टेड है कि वो 23 में आएगा। तो हमें डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ मोंटेस्क्यू। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मोंटेस्क्यू का, जिसमें इन्होंने, इसमें आप देख सकते हैं कि कब पैदा हुआ था, कहाँ पैदा हुआ था, और इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी थी। ठीक हो गया। तो ये आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं ये चीज़ें। एक इंट्रोडक्शन है जो कि रिवॉल्व करता है और कवर करता है मोंटेस्क्यू के पॉलिटिकल थॉट्स, जैसे being an ancient doctrine and not the legal principle, separation of power has undergone evolution to reach the state in which it exists today. Under the modern view, the legislative, the executive, and the judiciary have been generally accepted to constitute these three wings of the government and different power functions and responsibilities equally and independently accorded to each of them. The legislative corresponds to the making of laws, rules, and regulations and their amendment. The executive corresponds to the enforcement and implementation of laws so made, and the judiciary corresponds to the application of laws and protection of the rights of individual. A pure form of this theory consists of following features. अब इसमें जैसे कि बता रहा है कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर वाली जो थ्योरी दी हुई थी, ये काफ़ी पुरानी है। जब इन्होंने मोंटेस्क्यू ने दी थी, वो एक एंशंट एरा था जहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये थ्योरी भी इवॉल्व हुई, और आज मॉडर्न टाइम्स में भी ये प्रैक्टिकल है, जैसे कि यूएस में। अब इसमें जो ये चीज़ें बता रहा है, तीन ब्रांचेस को डिवाइड करता है। जैसे आप मोंटेस्क्यू का जो टाइम था ना, जिस टाइम में वो रहता था, वहाँ पे एनार्की थी ज़्यादा, और इंटरफेरेंस ऑफ द डिपार्टमेंट्स थी एंड इंस्टीट्यूशंस थी। जितने भी इंस्टीट्यूट थे वो एक दूसरे के काम में मुदाखलत करते थे। तो मोंटेस्क्यू ने ये सोचा कि अगर ये कितना अच्छा होगा स्टेट के लिए और लोगों के राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, कि ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये सेपरेटली काम करें ऑन द बेसिस ऑफ नॉन इंटरफेरेंस टू ईच अदर। तो ये जो है ना, हम जो राइट्स ऑफ मासेस हैं ना, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको अच्छे से हम डील कर सकते हैं। और ये तीन जो बॉडीज हैं, जैसे लेजिस्लेटिव हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गई एंड जुडिशरी हो गई, ये अगर आपने सेपरेटली काम करेंगे तो दे विल वर्क इन इफेक्टिव मैनर, अच्छे से काम करेंगे। तो यहाँ पे थोड़े बहुत इनके ये फंक्शंस भी बताया है, जैसे कि आपके लेजिस्लेटिव के बता दें कि इसका काम क्या होना चाहिए, मेकिंग लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड देयर अमेंडमेंट, जो कि आजकल भी असेंबलीज वगैरह में होती हैं, लेजिस्लेचर करते हैं पाकिस्तान में, यूएस में। दूसरा होता है द एग्जीक्यूटिव, उसका क्या काम होता है, एनफोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी लॉज सो मेड। अब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज होती हैं जो लॉ को इम्प्लीमेंट करती हैं, इन्फोर्स करती हैं। उसके बाद आती है आपकी जुडिशरी। अब जुडिशरी का क्या काम का आती है, वो लॉज को प्रोटेक्ट करती है, कि ये जो हमने लॉज एंड ट्रीटीज वगैरह बनाई है, ये कहीं पे वायलेट तो नहीं हो रही। अगर वायलेट हो रही हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में उसको किस तरीके से डील करना चाहिए, उसकी क्या रेमेडीज हैं, उसकी क्या पनिशमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर में आते हैं, तीन इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एक आता है आपका जुडिशरी, पावर टू मेक जजमेंट्स ऑन लॉ,
ठीक हो गया। अब ये जुडिशरी क्या होती है? जुडिशरी एक ऑर्गन है स्टेट का, ये देखती है कि कहीं पे आपका लॉ वायलेट तो नहीं हो रहा। बास टाइम क्या होता है, कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जुडिशरी लॉ मेकिंग करती है। जुडिशरी बिल्कुल लॉ मेकिंग नहीं करती, वो लॉ की इंटरप्रिटेशन देखती है कि लॉ एक इन्फोर्स हुआ है तो वो प्रॉपर इन्फोर्स हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं, वो कहीं पे वायलेट तो नहीं हो रहा। जैसे आप ये देखें, कोई भी कानून पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बनता है, कोई भी बिल होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो पार्लियामेंट में बनते हैं। अब जब वो वायलेट होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो हम पार्लियामेंट में नहीं जाते अपने लेजिस्लेचर के बाद के देखें सर ये जो है ना, ये आपने लॉ पास किया था, ये अमेंडमेंट की थी, ये लॉ वायलेट हो गए। हम इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास जाते हैं, जैसे जुडिशरी आती है ना, फिर हम कोर्ट वगैरह में जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, तो हम अपने जो है ना उस पे लीगल एक्शंस हम लेते हैं। तो ये जुडिशरी है। उसके बाद आपकी एग्जीक्यूटिव पावर टू पुट लॉ इनटू एक्शन। जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है ना, वो जितनी भी आपके लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस या ट्रीटीज होती है ना, उनको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे आपके पार्लियामेंट हो गई, वहाँ पे आपका लॉ फार्मुलेट हो गया, उसके बाद एग्जीक्यूट हो गया असेंबली, वो उसके अपने अपनी जैसे मिनिस्ट्री हो गई, वो एक प्रॉपर उनका फंक्शन है, उसके थ्रू जाके लोकल गवर्नमेंट वो फिर आपके स्टेट में आके इम्प्लीमेंट होता है। उसके बाद आता है आपका जुडिशरी, उस लॉ को देखती है। उसके बाद पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या होती है, लॉ को बनाती है एंड चेंज करती है। अब अगर इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे तो पहले आएगी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, ट्रीटीज बनाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशन फार्मुलेट करेगी, उसमें आपके फिर वो कहाँ पे जाएंगे, वो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट में के पास जाएगी, वो उनको लॉ को इनपुट करेगी, उनको एक्शन में लाएगी। ठीक हो गया। अगर उनकी फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हैं, वो कौन डिसाइड करेगा, वो जुडिशरी करेगी। अब क्या, पहले पार्लियामेंट, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशरी आएगी। ये इनका जो इन ऑप्शन है। अब इसके बारे में मोंटेस्क्यू क्या बोलते हैं, मोंटेस्क्यू डिवाइडेड गवर्नमेंटल पावर इनटू कैटेगरीज ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, and outlined how liberty is affected if these powers are vested upon the same person, leading to tyranny। अब यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो तीन पावर है ना, ये अगर एक बंदे के हाथ में होंगे ना, तो क्या होगा, और दो जो आपकी कंट्री की लिबर्टी है ना, वो अफेक्ट होगी। अफेक्ट कैसे होगी, जैसे कि आपका पार्लियामेंट में लॉ बना, अब वो एग्जीक्यूटिव के पास चला गया, एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी है वो भी आपका सेम ही बनता है। अब वो किस तरीके से उसको वायलेट करेगा, अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यूज करेगा, तो कौन करेगा, कोई भी नहीं कर सकता। अगर चलो किया इसको अपने इंटरेस्ट के लिए यूज, तो हम किसके पास जाएंगे, हम जुडिशरी के पास जाएंगे कि भाई हमने पार्लियामेंट में एक बिल पास कराया, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के पास आया, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, ये आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देख लें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर उसको एज पर दी रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको पनिश करेंगे। पर क्या होगा, अगर जुडिशरी में ही आपका वही बंदा होगा तो ऑब्वियसली कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ क्या हो गया, लिबर्टी अफेक्ट होती है इसमें। अनलाइक जॉन लॉक, ही डिड नॉट overlook the role of independence of judiciary and instead deemed it as the most important of all. Moreover, he took Locke's idea of legislative, executive, and federative function and modified them for the sake of political liberty, considering the judiciary as a branch of separate from broadly categorized executive and Locke's theory। अब ये इसमें ये बता रहा है कि जो ये मोंटेस्क्यू का आइडिया था ना, ये इन्होंने डिराइव किया हुआ है जॉन लॉक से। अब जॉन लॉक से तो किया है, पर उसमें कंप्लीटली उसका आइडिया नहीं, इसमें थोड़ी इन्होंने मॉडिफाई इसको किया हुआ है और इंडिपेंडेंट किया हुआ है कि किस तरीके से ये काम करेंगे। हम आगे चल के इनको डिस्कस करेंगे। अब सेपरेशन ऑफ पावर स्पेसिफिकली हम डिफाइन करें तो क्या है, डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस बिटवीन द लेजिस्लेचर, executive and judiciary, independence in the exercise of functions of these branches in a way that no organ encroaches the functions of another। अब इसमें क्या है कि ये जितनी भी तीन बॉडीज हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेंगे। ये कोई भी ये तीन ऑर्गन है, इनमें से कोई भी जो है ना एक दूसरे के काम को खराब नहीं करेगा, एनक्रोच नहीं करेगा, उनको वायलेट नहीं करेगा। सेपरेट एंड डिस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल्स इन ऑल ब्रांचेस with no person being a member of more than one branch।
अब इसमें जो बंदे होंगे ना तीनों ब्रांचेस में वो अलग होंगे, सेपरेट होंगे। कोई एक बंदा तीनों का मेंबर नहीं हो सकता या दो का भी मेंबर नहीं हो सकता, ये हमने देखा। थस इन एसेंस दिस डॉक्ट्रिन prescribes that the legislature cannot exercise executive or judicial powers, the executive cannot exercise legislature or judicial powers, and the judiciary cannot exercise legislative and executive powers। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी बंदा अगर लेजिस्लेटिव में है तो वो जुडिशरी के नहीं कर सकता और एग्जीक्यूटिव का नहीं कर सकता। अगर एग्जीक्यूटिव वाला है तो वो जुडिशरी में नहीं आ सकता, लेजिस्लेचर में नहीं आ सकता। अगर जुडिशरी वाला है तो वो एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेचर में नहीं आ सकता। ये बेसिकली, और ये जो इसकी डेफिनेशन है ना, ये आपको पेपर्स में भी इसी तरीके से लिखी है, सेपरेशन ऑफ पावर किस तरीके से काम करता है। और ये इनके ऑफिशियल राइटअप्स हैं उनके। ये ठीक हो गया। तो ओवरऑल ये चीजें थी सेपरेशन ऑफ पावर। ये आपको विजिबली बहुत छोटा टॉपिक लग रहा होगा, पर जब हम पेपर में अटेम्प्ट करते हैं तो हम एग्जांपल कोट करते हैं कि ये कैसे अब यूएसए में काम करता है, ये कैसे पाकिस्तान में काम करता है। तो अगर आप 4-5 पैराग्राफ इस सेपरेशन ऑफ पावर के फंक्शंस पे लिख दें, क्यों दिया, क्या फंक्शन करती है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो आपके 2 पेजेस इसके बन जाएंगे, 3 पेजेस भी बन जाएंगे इसके। उसके बाद अगर आप 2 पेजेस आप एग्जाम्पल पे देंगे, पाकिस्तान का एग्जाम्पल दें, आप यूएसए का एग्जाम्पल दें, तो आपके 2 पेजेस वो बन जाएंगे। मिनिमम आपका आंसर 5 पेजेस पे इजिली चला जाएगा। उसके बाद हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंस क्या है, ये कंसेप्ट क्यों आया और इसका पर्पस क्या था चेक्स एंड बैलेंस का। अब चेक्स एंड बैलेंस का जो पर्पस था वो ये था कि अगर तीनों फंक्शन एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंस रखेंगे तो ये डिपार्टमेंट करप्शन नहीं होंगे, ये किसी गलत एक्शन में नहीं जाएंगे, ये किसी रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, वो इफेक्टिव काम करेंगे। तो मुझे कोई देख रहा है, मैं अच्छे से काम करूंगा, ये चीज होती है। अब इसमें कौन का किस पे चेक्स एंड बैलेंस रख रहा है वो हम चेक करेंगे। अब आपका ये आ गया आपका एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे प्रेसिडेंट आएगा। ठीक हो गया। अब हम इस पे डिस्कस करेंगे। एक आ गई आपकी कांग्रेस आ गई, एक आपका आ गया प्रेसिडेंट आ गया, एक आपका आ गया सुप्रीम कोर्ट आ गई। अब ये सुप्रीम कोर्ट आपकी क्या होगी, जुडिशरी होगी, और प्रेसिडेंट क्या होगा आपका, एग्जीक्यूटिव होगा, और कांग्रेस क्या होगी जो लॉ मेकिंग करती है, ये आपकी होगी लेजिस्लेशन में, लेजिस्लेचर होंगे आप। अब इसमें क्या किस तरीके से चेक्स एंड बैलेंस हो सकता है, हम कांग्रेस से स्टार्ट करेंगे ना, जो लेजिस्लेचर है। अब लेजिस्लेचर क्या करती है, मेक्स लॉज एंड एलोकेट्स फंड। ये किसको करती है, प्रेसिडेंट के लिए करती है, क्योंकि अब जो भी बनेंगे वो प्रेसिडेंट को असेंट के लिए जाएंगे। अब प्रेसिडेंट कांग्रेस को किस तरीके से चेक्स करते हैं, प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं कि वो उसको वीटो कर सकते हैं, कोई भी लॉ अगर बनाए करे तो उसको वीटो कर सकते हैं। ये आ गया कांग्रेस, प्रेसिडेंट और कांग्रेस का एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंस आ गया। अब प्रेसिडेंट आपका जुडिशरी को किस तरीके से चेक्स एंड बैलेंस करता है, एंड सुप्रीम कोर्ट जो आपका जुडिशरी है वो किस तरीके से चेक्स एंड बैलेंस करती है प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट अपॉइंट जस्टिस, जो जजेस हैं वो कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। ये इस पे चेक्स कर रहा है कि भाई अब कोई भी फेवरेटिज्म यहाँ पे नहीं होगा, जो प्रेसिडेंट मेरिटोक्रेसी पे एलोकेट करेगा जुडिशरी में। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट जो आपकी जुडिशरी है वो प्रेसिडेंट पे किस तरीके से चेक्स करती है, रूल्स ऑन एग्जीक्यूटिव एक्शंस। मतलब अगर कोई भी प्रेसिडेंट एक्ट करता है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकती है कौन, सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये कुछ भी करे प्रेसिडेंट, कैसे भी अपॉइंट करे, एट द एंड सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी किस पे है, जुडिशरी की, प्रेसिडेंट पे। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि कांग्रेस जो आपका ऑर्गेन है और सुप्रीम कोर्ट, मतलब लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी एक दूसरे पे कैसे चेक्स एंड बैलेंस करते हैं। कांग्रेस कंफर्म्स जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, जितने भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होती है वो आपके लेजिस्लेचर करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उस पे आपका जो आपके है वो किस तरीके से उस पे रखती है, जुडिशरी। रूल्स ऑन लेजिस्लेशन, अगर कोई भी लेजिस्लेशन करती है तो उसको
जो उस पे रूल आउट करती है वो कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट। मीन उस पे उसकी जजमेंट दे सकती है कि ये सही है या गलत है। ये एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंस करते हैं। ये डायग्राम इसी तरीके से बनाए या इसको प्रिंट करा लें आप, और आपको याद, अगर ये इजी है याद करना, कैंडिडेट इसमें फेल हो जाते हैं और ये याद नहीं होता उनको, सर हम किस तरीके से करें, कोस का किस पे। ये इजी है, दिन में अगर एक बार आपने, एक हफ्ते तक 2 मिनट तक इन चीज फैक्ट एंड फिगर्स को आप देखेंगे ना, तो आपका इजिली ये चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक हो गया ये। उसके बाद ये छोटा सा, ये जैसे मैंने आप लोगों को ये मॉडल एक्सप्लेन किया, ये उसकी डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है। फंक्शंस, अब क्या होते हैं? प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू वीटो लेजिस्लेशन पास्ड बाय कांग्रेस। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, सारी चीजें डायग्राम में लिखी हुई हैं हमारे पास ये वाली। अब ये ऐसे हम हवा में तो बात नहीं कर सकते ना कि क्यों है, किस तरीके से, किसने कहा है। ये उसके आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, जो अगर आप आर्टिकल उसमें मेंशन करते हैं तो आपका पॉलिटिकल साइंस में अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक हो गया। कंटिन्यू सेम चीजें इसमें, किस तरीके से जुडिशल एंड लेजिस्लेचर किस तरीके से काम करते हैं, इसके आर्टिकल्स लिखे हुए नोट्स मेकिंग में आपको काम आएंगे। ठीक हो गया। तो ये था ओवरऑल हमारा टॉपिक मोंटेस्क्यू का। मोंटेस्क्यू एक इम्पोर्टेंट फिलोसोफर है पॉलिटिकल साइंस में, और आते रहते हैं काफ़ी टाइम से। ये रिपीटेड है सीएसएस में। अभी 21 में नहीं आया, 22 में नहीं आया, तो 23 में एक्सपेक्टेड है। वैसे भी ये पाकिस्तान, सॉरी, पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में, और हमें इसको कवर और डील करना है अच्छे से। टोटल 10-12 फिलोसोफर्स हैं, इंक्लूडिंग मुस्लिम फिलोसोफर्स के मिला के 13-14 फिलोसोफर प्रिपेयर करें, आपका पॉलिटिकल साइंस इजीली हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसपे हम हेगल एंड कार्ल मार्क्स के पॉलिटिकल थॉट्स, उसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इब्ने खल्दून, फिर पार्ट 2 पे आएंगे। टिल देट, अल्लाह हाफिज।